इस्लामाबाद में फौज तलब करने का भी फैसला कर लिया गया है। जिला इंतजामिया ने फौज तलब करने के लिए दरख्वास्त दे दी है। डीसी इस्लामाबाद ने फौज तलबी के लिए वजारत दाखिला को खत लिखा है। अहम खबर, इस्लामाबाद में फौज तलब करने का फैसला कर लिया गया है। विफाकी दारुल हुकूमत में फौज को तलब करने का फैसला किया गया। जिला इंतजामिया ने फौज तलब करने के लिए दरख्वास्त दे दी है। डीसी इस्लामाबाद ने फौज तलबी के लिए वजारत दाखिला को खत लिख दिया है। अब से कुछ देर पहले जब आईजी इस्लामाबाद गुफ्तगू कर रहे थे, उनसे ये सवाल किया गया था सहाफी की जानिब से कि क्या इस्लामाबाद में फौज को डिप्लॉय किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो जरूर करेंगे। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर ने हमें ज्वाइन किया। कमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से एक दरख्वास्त जो है वो भिजवाई गई वजारत दाखिला को, जिसमें ये कहा गया है कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ रोड जो हैं, खास तौर पर अहम शाहरा श्रीनगर हाईवे जो है ये काफी देर से बंद है और मुजाहिरीन यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, जिसको खुलवाना जो था वो मुश्किल है। इसी वजह से सिविल एड के लिए जो है पाक फौज के दस्तों को जो है वो बुलवाने का फैसला किया गया है। वजारत दाखिला को ये तमरी मौसूल हुई, जिसके बाद अब उन्होंने मंजूरी भी दे दी है और इस्लामाबाद की अहम शाहराहों पर पाक फौज के दस्तों को तैनात करने का फैसला जो है वो कर लिया गया है। कुछ ही देर बाद जो इस्लामाबाद का खास तौर पर रेड जोन है, वहाँ पर पाक फौज की नफरी जो है उसकी तैनाती का अमल जो है वो शुरू हो जाएगा। दूसरी जानिब जो कश्मीर हाईवे है, इसको खुलवाने के लिए, क्योंकि इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर का ये मौक़िफ़ था कि यहाँ पर एयरपोर्ट वाक़या है और ये मेन आर्टरी है जिससे तमाम अहम इंस्टॉलेशन के लोग यहाँ से आते हैं, डिप्लोमेट्स आते हैं, इसको खुलवाना बहुत जरूरी है। इसी वजह से रेंजर्स को अब ये टास्क दिया गया है कि वो इस रोड को फिलफोर खुलवाएंगे और इस टास्क को पूरा करने के लिए अब जो श्रीनगर हाईवे है उसको रेंजर्स, जबकि तमाम अहम इंस्टॉलेशन खास तौर पर रेड जोन के अंदर जो है पाक फौज के दस्ते को आर्टिकल 245 के तहत जो है वो तैनात करने का फैसला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये दरख्वास्त जो है ये भिजवाई गई थी, जिसके बाद वजारत दाखिला ने इसकी मंजूरी दी है और अब कुछ ही देर बाद पाक फौज के दस्ते जो है वो जो रेड जोन के मुख्तलिफ इलाके हैं वहां पर अहम इंस्टॉलेशन पर उनकी तैनाती का अमल जो है वो शुरू हो जाएगा। और इसी तरफ किसी भी किस्म के जलसा जुलूस या लोगों को इकट्ठे होने की इजाजत जो है वो नहीं दी जाएगी। ताहम जो ATS और जो रेंजर्स के लोग हैं उनकी तैनाती जो है वो पहली जोन में की जाएगी और उसके बाद रेड जोन के अंदर पाक फौज के दस्तों को तैनात किया जाएगा। इस्लामाबाद में पाक फौज के दस्ते अब से कुछ देर बाद उनकी तैनाती का अमल शुरू हो जाएगा। अपने नाज़रीन को बताएं, इस्लामाबाद में भी फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। अब से कुछ देर बाद पाक फौज के दस्ते उनकी तैनाती का अमल शुरू कर दिया जाएगा। हुकूमत का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी फौज तैनात करने का फैसला सामने आया और इसके बाद अब इस्लामाबाद में भी फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। वजारत दाखिला ने आर्टिकल 245 के तहत फौज तैनाती की मंजूरी दी है। फैसला अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी के लिए किया गया है। इसी पर बात करेंगे, सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मलिक साहब, पहले पंजाब, फिर KPK और अब विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, जहां पर फौज तैनात करने की मंजूरी दी गई है, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये नागुज़ीर था क्योंकि जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहे हैं और खास तौर पर जो मिलिट्री से रिलेटेड बिल्डिंग को जिस तरीके से अटैक किया गया, टारगेट सेट के चुन के उनको अटैक किया गया, कोई मिस बात नहीं है कि एक वाक़या हो गया, मुख्तलिफ शहरों के अंदर उनकी इमारत को निशाना बनाया गया। तो उसके बाद मेरे ख्याल में ये एक्सपेक्टेड डिसीजन था दोनों सूबों में भी और मरकज में भी। मरकज में इसलिए कि बाद इतलात ऐसी आ गई है कि KP से कुछ लोग मूव किए हैं प्रोटेस्ट के लिए रावलपिंडी की तरफ, जो फैजाबाद में प्रोटेस्ट चल रहा था। तो अगर वो फैजाबाद में आ सकते हैं तो इस्लामाबाद में भी आ सकते हैं। सिक्योरिटी को यकीनी बनाना तो जिम्मेदारी है हुकूमत की। इसके लिए आर्टिकल 245 है जिसमें इन एड ऑफ सिविल पावर फौज सिविल इंतजामिया की मदद के लिए आती है। तो पुलिस, रेंजर्स, जबकि ये तो तैनात रहेंगे, तो साथ एक आपको समझ लीजिए कि सेकंड ईयर आ जाएगा जहाँ फौज खड़ी होगी। जी नदीम साहब, लेकिन इस वक्त अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। जो हालात हम इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में देख रहे हैं, हलाकतें भी हो रही हैं, लोग जख्मी भी हो रहे हैं, बाकायदा तौर पर इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है, सरकारी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। तो ऐसे में यह अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखना, कायम करना कितना ज़रूरी है? देखिए कि अमन अमान तो हर सूरत में जरूरी होता है ना। वो तो कोई मुल्क आगे बढ़ ही नहीं सकता जिसके अंदर सिक्योरिटी के इशू चल रहे हो, लेकिन इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में लोग सड़कों के ऊपर है। एक तो जिस तरीके से पकड़ धकड़ हुई है PTI के लोगों की, वो मेरे ख्याल में दुरुस्त तरीका नहीं है। बल्कि शाह महमूद और असद उमर को इंगेज किया जाना चाहिए था कि वो आगे बढ़ के लोगों से अपील करते कि आप एहतजाज करिए, लेकिन पुरअमन रह के एहतजाज करिए, ना किसी इमारत पे धावा बोलिए, ना कोई आग लगाए। अब बाज़ इमारत की जो शक्ल हमने देखी है वो उससे तो बाकायदा एक तरीकाकार मौजूद नजर आता है। पीछे आपको लगता है कि तैयारी के साथ प्रोटेक्टर वहाँ पहुंचे थे कि उन्होंने वहाँ आग भी फेंकी है, आग जलाई भी है, चीजें भी खाई हैं और वहाँ बिल्डिंग का कुछ नक्शा बदल दिया उन्होंने, जला के इतना उसको तबाह कर दिया कि उसकी हालत देखने वाली नहीं है।
तो ये तो अचानक नहीं कुछ हुआ कि सड़क से किसी को गुस्सा आ गया था और वो बाहर निकला, नारे मारता हुआ और किसी इमारत में। नदीम साहब, कतल कलामी की माजरत बाकायदा तौर पर यास्मीन राशिद साहिबा हिदायत देती दिखाई दे रही हैं वीडियो में, यानी कि क़यादत इसमें मुलव्वस थी और वो खुद से हिदायत दे रही थी कि कारकुनान यहाँ पर जाएं, तोड़फोड़ करें और आग लगाएं। देखिए, मैं तो इनकी सारी लीडरशिप से इस्तदा करूंगा कि अपने लोगों को एहतजाज जरूर करेंगे, एहतजाज इनका सियासी जमात है, इसका हक है, लेकिन साथ उसके साथ अपील करें, अपील ये करें कि पुरअमन एहतजाज करें। रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग जलाएं या DSU के दरवाजे के ऊपर चढ़कर उसको आग लगा दें या तोड़ दें, तो नुकसान किसका कर रहे हैं? पाकिस्तान का कर रहे हैं, या किसी पाकिस्तान के अदारे को खास तौर पर टारगेट करके उसको अटैक किया जाए तो वो भी किसका नुकसान कर रहे हैं? पाकिस्तान का कर रहे हैं। तो ये दुरुस्त रविश नहीं है। हम अगर अपने अंदर से कमजोर होना शुरू हो जाए और एक खास इदारे को निशाना बना के उसके ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश करें तो ये दाखिली सलामती हम अपनी कंप्रोमाइज करते जा रहे हैं, ये दुरुस्त रविश हो ही नहीं सकती। तो PTI की जितनी टॉप लीडरशिप है उस सारों को, मेरे ख्याल में PDM को भी इंगेज करना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को भी इंगेज करना चाहिए, बजाय उनको 3 MP और 16 MP में बंदे अंदर डालने के। उन्हें बोलें जाओ यार, अपील करो लोगों से, ये तरीकाकार नहीं है। मुंतखब लोग, सियासत में तुम लोगों ने हिस्सा लेना, वोट लेके वोट की ताकत से अगर हुकूमत में आना तो फिर लोगों से जाके अपील करो कि ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। एक जो आपने वो रेडियो स्टेशन वाला देखा है, पेशावर वाला वाक़या, वो भी खौफनाक वाक़या है। कोर कमांडर के घर वाला लाहौर देखे, वो जिना हाउस है, वो इसकी एक तारीखी अहमियत है। ये बहुत से लोगों को पता नहीं है कि उस इमारत की एक तारीखी अहमियत है कि वो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मंसूब इमारत है, वहाँ आग लगा रहे हैं। तो ये कुछ चीजों के ऊपर तो अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ, देखे कि किया क्या है। सही, ठीक, मलिक साहब साथ रहेगा। सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मंसूर, आप कहिएगा, जिस तरह से ऑडियो लीक्स और वीडियो भी सामने हैं जिसमें बाकायदा तौर पर इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि जी तबाह कर दें, गमला भी ना छोड़ें और जो करना है एक दफ़ा कर दें, अगर किसी नून लीगी बंदे का घर दरमियान में आता तो उसको भी तबाह कर दें। ये क्या चीज़ जाहिर करती है कि मेंटली तौर पे अपने कारकुनान को तैयार किया जा रहा है कि आपने इंतशार फैलाना है, कानून हाथ में लेना है, जबकि आई थिंक किसी भी सियासी पार्टी को ये चीज़ जेब नहीं देती कि आप अपने फॉलोअर्स को, अपने वर्कर्स को इस तरीके से एजुकेट करें। देखिए, मेरे ख्याल में ये एक आम लोगों के लिए शायद ये बड़ी हैरानगी की बात हो, लेकिन मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से जो जिस तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्करों को ट्रेन किया गया है, जिस तरह हमको समझाया गया, पहले इनको गाली सिखाई गई थी और गाली देना इनके लिए एक आम चीज थी। और सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह हम देखते थे कि किसी को भी नहीं बख्शा जाता था, जो भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मुखालफत करता था, ये कहता था कि नहीं जनाब आप ये बात गलत कर रहे हैं, तो उसको गालियों के साथ जो है उसका जो है वो उसकी ट्रीटमेंट होती थी। अब कहानी गाली से जो है वो गोली की तरफ आ गई है, और गोली से मुराद है कि जो भी बीच में आए, जो भी तुम्हारी मुखालफत करे, उसे तबाह कर दो। ये मत देखो कि घर किसका है, ये मत देखो कि वर्दी किसकी है, ये मत देखो कि क्या इस शख्स की शिनाख्त क्या है, बस इसको उड़ा दो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो आपकी मुखालफत कर रहा है। नदीम मलिक साहब की बात मुझे बड़ी पसंद आई, जो थोड़ी देर पहले उन्होंने फरमाया कि जनाब असल ताकत वोट की होती है, आप वोट हासिल कीजिए और उसके बाद आपका हक हुक्मरानी आपके पास है। लेकिन यहाँ पे जो माइंडसेट बन चुका है, ये इस वक्त एक लीडरलेस मजमा बन चुका है, एक मॉब बन चुका है, जिसको कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है। वो अपनी डायरेक्शन खुद बना रहा है, जहाँ जहाँ वो जा रहा है वहाँ पे तबाही के निशानात छोड़ता हुआ जा रहा है। उसके रास्ते में कोई चीज आ रही है, उसे या तो जला दिया जाएगा या तबाह कर दिया जाएगा। मैं आज इसी जिना हाउस से जब मैं होके आया हूँ, आप यकीन कीजिए कि अब वहाँ से विजिट करते हुए मुझे 2-3 घंटे अब हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो मुनाजिर मेरी आंखों के सामने से हट नहीं रहे, क्योंकि मैंने वहां पे जो तबाही के आसार देखे हैं, मुझे इस तरह लग रहा था जैसे ये किसी पाकिस्तानी फौजी अफसर का घर नहीं था, बल्कि जैसे यहाँ पे किसी दुश्मन मुल्क ने जो है वो गलबा हासिल करने की कोशिश की है या उसके ऊपर हमला किया है और वहां पे जो चीज नजर आई है उसे तहस नहस करके रख दिया है। यहाँ तक अगर हम पहुंच गए हैं, ये स्टेज आज यहाँ तक आ गई है कि हमें इस बात का एहसास नहीं है कि उस घर के बाहर जो तख्ती है उस पर लिखा हुआ है कि ये जिना हाउस है। वहाँ पे कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिना की तस्वीरें थी, वहाँ पे उनकी कई ऐसी चीजें थी, वहाँ पे उनकी पुरानी निशानियां थी, वहां पे सब कुछ उड़ा दिया गया, सब कुछ खाकतर कर दिया गया। कोई परवाह नहीं की गई कि हम 1 मिनट के लिए ये सोच लें कि ये हमारी ही हिस्ट्री है, ये हमारा कल्चर है जिसको हम अपने हाथों से तबाह कर रहे हैं। और ये मनाजिर को पहली दफा आपने नहीं देखे, इससे पहले 2014 में PTV जो कि स्टेट टेलीविजन है उसके साथ जो कुछ किया गया, आज रेडियो पाकिस्तान के साथ सब कुछ जो जिस तरह उसके दफ्तर को जला दिया गया, उसका बेड़ा गर्क कर दिया गया, ये सारे पाकिस्तान की निशानियां हैं। तो आप इस तरह नहीं कर सकते। इमरान खान चाहे जितने मर्जी बड़े एक सियासी रहनुमा हो जाएं, वो पाकिस्तान से बढ़ के नहीं हो सकते। लेकिन आज ये सूरत हाल है कि शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स शायद ये समझना शुरू हो गए हैं कि इमरान खान जो है इस मुल्क से भी बड़े हो चुके हैं, पाकिस्तान से भी बड़े हो चुके हैं। मेरे ख्याल में यहीं पे वो सियासी मेच्योरिटी है, सियासी पुख्तगी है जिसकी शायद कमी थी इतने सालों से, और आज वो यहाँ है पूरे पाकिस्तान के साथ।